ठीक है। तो एज अ रिटेल ट्रेडर जो मेरा कोर सवाल था कि हमने कॉल बाय करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए या बुलिश जाना चाहिए, बेरिश जाना चाहिए, इसका तो कोई जवाब मुझे मिला नहीं है। तो बिल्कुल ही वक्त बर्बाद किया आप लोगों ने मेरा यहाँ पर। तो दैट्स इट फॉर मी। नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है एंड टुडे आई हैव विद मी द एंटायर क्वांट्सएप रिसर्च टीम। सो वी हैव राहुल, वी हैव धर्मेंद्र, वी हैव अंकित एंड वी हैव श्लोक विद अस। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लेकर आए हैं रिलेटेड टू द अपकमिंग बजट। मोर स्पेसिफिकली हम बजट के दिन पर कैसे ट्रेड्स डिप्लॉय कर सकते हैं और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा थोड़ा ब्रॉडर टर्म पर्सपेक्टिव लेकर कि बजट का अपकमिंग एक्सपेक्टेशन क्या है। देखिए, जब हम यहाँ पे बजट की बात कर रहे हैं एंड आपने पूछा कि एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 2021 से शुरुआत करें तो उस टाइम पे जब हम पोस्ट कोविड रिकवर हो रहे थे तो उस टाइम पे काफी ज्यादा फोकस था रिकवरी के ऊपर। देन 2022 2023 तक की रिकवरी का ही फेज था एंड 2023 पे हमने थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, राइट, एनर्जीज के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था। राइट नाउ जो अभी का यूनियन बजट आ रहा है 2026, इससे पहले कुछ चैलेंजेस थे यहाँ पे। जैसे हम बात करें टैरिफ की, सबको पता है काफी ज्यादा मेजर टैरिफ्स यहाँ पे इम्पोज किए गए थे। इसी के साथ देयर वर मेजर वॉर्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट एक जियो पॉलिटिकल टेंशन चालू था, राइट। इस बार का जो यूनियन बजट है इसमें 2-3 चैलेंजेस है जो गवर्नमेंट को फोकस करने हैं। पहला चैलेंज ये है कि जो इंडियन रुपये है ये काफी वीक हो चुका है, राइट, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, एट द सेम टाइम हमें जो हमारा मार्केट एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल हमें डिप्लॉय करना है एक्सपेंडिचर की तरफ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, वो भी सेम टाइम पे होना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी हमें टैकल करना है। तो ये तीनों चीजें हैं। आई थिंक थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो हमेशा से होते हुए आया है कि FIS पुल बैक करते हैं, इस टाइम पे डोमेस्टिक ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने पिछली बार देखा 2025 पे काफी अच्छा, खास तौर पे अगर देखें तो जो कंज्यूमर्स थे उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले थे। जैसे आप बात करोगे टैक्स रेजिम में उनको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिले थे। इस बार थोड़ा सा और फोकस हो सकता है स्मॉल कंजप्शन पे, जो डोमेस्टिक कंजप्शन है उन पे। आई थिंक थोड़ा सा फोकस कम रहेगा जब आप बात करते हो बैंकिंग्स पे, बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा रिबेट्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं टैक्सेस के ऊपर, रेट्स के ऊपर, चाहे आपको CRR रेट की बात करो, ऑलरेडी काफी रिबेट्स हमें मिल चुके हैं। इस बार थोड़ा सा फोकस फिस्कल डेफिशिएंसी को कम करने पे मेरा ख्याल है शायद यहाँ पे रहेगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो सकता है न्यू रिलेशन टाइज पे। फॉर एग्जांपल हम मे बी यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, एशियन कंट्रीज, इधर की साइड पे थोड़े और ट्रेड स्टैब्लिश करें। न्यू स्कीम्स आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, उनके लिए रेडी रहिएगा। एंड अभी आई थिंक गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म को छोड़ के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की तरफ पे ज्यादा सोच सकती है इस यूनियन बजट को लेकर। सो ये संगीत जी, मैं भी एक्चुअली इस पॉइंटर्स पे थोड़ा सा एडिशन देना चाहूंगा। स्पेशली जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, एनर्जी सेक्टर की जो बात करी है आपने, तो ये जो चीजें हैं ये दो सेक्टर से बहुत फोकस रहा है गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 सालों में। एंड आप देख सकते हैं कैपेक्स बहुत इंक्रीज किया गया। नॉट ओनली दैट, अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है, स्पेशली आपकी FMCG सेक्टर नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ डिफेंस स्टॉक्स की। तो इन पर भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया, बिकॉज आप भी जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा है एंड आप जानते हैं कि वॉर्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ अटैक्स एंड एनिमीज, व्हिच मैं बोलना नहीं चाहूंगा बट आप सभी जानते हैं। तो ये चीज की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेक पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। एंड दूसरी बात, अगर मैं देखें तो सिल्वर एंड स्पेशली कमोडिटीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिखा है। तो ये चीज के लिए काफी चीजें गवर्नमेंट ने ईज आउट करी कंपनीज के, जहाँ पे आपके स्टील, आयरन, ये सब पर भी काफी ज्यादा जो टैरिफ्स लग रहे थे उनको ईज आउट किया है। जिसके बारे में बात करी है, मैं इस पर थोड़ी सी पॉइंटर्स ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा रहेगा एनर्जी एंड तीसरा एक जो सेक्टर मुझे लगता है दैट इज द मैरीटाइम सेक्टर। ओके, तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं इन पे काफी फोकस गवर्नमेंट कर रहा है पिछले 3-4 सालों से। एंड एक और एक सेक्टर दैट इज FMCG, जिन पर ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाने की बात की गई है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर डिमांड बढ़ती है, इंडिया का पॉपुलेशन आप सभी जानते हैं, डिमांड बढ़ना स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे लेबर बढ़ाते हैं प्लस यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं। तो ये चीज अच्छा रखा है गवर्नमेंट ने। एंड दूसरी बात है कि अगर आप देखने चाहेंगे, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पशंस हैव बीन गिवन, जहाँ पर मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं जब बात कर रहा हूँ तब, बिकॉज आप देखेंगे जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज है, आयरन ओर रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, उनको काफी ज्यादा एग्जाम्स दिए गए।
जिस वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन जिस पर चल रही है, बिकॉज कमोडिटीज पे भी हमें थोड़ी सी मोमेंटम देखने को मिली है, तो ये चीज कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे काउंटर्स करे, जिस वजह से काफी ज्यादा बेनिफिट्स हमें भी मिले। एंड अगर आप देखने जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी स्पेंडिंग की गई है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इस वजह से कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कनेक्टिविटी बढ़ती है तो कॉमर्स बढ़ता है, एंड उससे क्या होता है, प्रोडक्शन पर काफी अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। एंड दूसरा चीज अगर आप देखने जाएंगे डिफेंस सेक्टर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपके डिफेंस स्टॉक्स जैसे HAL हो गए, BEL हो गए, यहाँ पर इनको काफी हैवी ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड आप सभी जानते हैं कि टेक हैवी कंपनीज अब पिक्चर में आ रही है, बिकॉज हमारे डिफेंस को, मैं कंट्री की डिफेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इम्प्रूव किया जा रहा है। आप जानते हैं कि हर साल इसकी बजट की साइज जो है, जहाँ पे इसको एलोकेशन दी जा रही है फंड्स की, ये इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि इंडिया भी एक स्टेप ले रहा है टुवर्ड्स बिकमिंग ग्लोबल सुपर पावर। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो वो ले रही है ताकि वो भी एट पार सेट कर सके। चलिए, सुपर पावर की बात तो बहुत बढ़िया करी है। तो मतलब एक ओवरऑल थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने नंबर्स पे भी देखा, करीबन 7.2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2026 से 2027 में। एट द सेम टाइम अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो आई थिंक दैट इज 4.5% के अप्रॉक्स एस्टिमेट करी गई है GDP का। अभी दो पहलू है इस सिक्के के, राइट। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चैलेंज है एक तरीके से गवर्नमेंट के सामने, खास तौर पे इस बजट पे। पहला चैलेंज ये रहेगा कि गवर्नमेंट को अपनी ग्रोथ भी दिखानी है, सो उसके लिए कैपेक्स भी यहाँ पे चाहिए, काफी अच्छा चाहिए। दूसरा जो चैलेंज यहाँ पे रहेगा दैट इज कि उसी टाइम पे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी मेंटेन करना है, राइट। अब अगर आप एक को करने जाओगे तो दूसरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो लेट्स सी कि क्या स्कीम्स रहती है, किस तरीके से टैकल करती है। बट अगर यहाँ पे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स की बात करी जाए, मे बी थोड़ी सी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर हम बात यहाँ पे करें टैक्स से, या फिर STT की बात करें, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें, तो आई थिंक उसका थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड उन पे फोकस रखा जाएगा। इतना ज्यादा बड़ा उसके अंदर चेंज नहीं देखने को मिलेगा जैसे हमें लास्ट कुछ ईयर्स में देखने को मिला। बस इतना ही। ग्रेट इनसाइट फ्रॉम अ फ्यू फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स। बट मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरा जो लेफ्ट साइड है वो बहुत ज्यादा शांत है। तो मैं बात करना चाहूंगा पहले राहुल से, बिकॉज वी वर हैविंग अ स्मॉल डिस्कशन जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर शूट। तो राहुल, आप कुछ चीजें ऐड करना चाहते थे, प्लीज गो ऐड। हाँ वरुण जी, मैं इसी बात को आगे लेके जाना चाहता हूं कि जो हमारा बॉन्ड है वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल है। सो गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट को ज्यादा वो बढ़ा नहीं सकता, उसको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए तो बॉन्ड सेलिंग आएगा और उसके वजह से हमारे पूरे इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, मार्केट्स पे प्रेशर आएगा। तो गवर्नमेंट के पास वो लीवे नहीं है कि वो ज्यादा स्पेंडिंग करे या फिर फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाए, लेकिन स्पेंडिंग तो करना ही है, क्योंकि जो इकोनॉमी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर है उनको पुश देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करेगा कि अपने रेवेन्यू बढ़ाने का ट्राई करेगा, जो हम देखते ही आ रहे हैं। जैसे कि बीच में ITC का एक न्यूज आया था कि सिगरेट्स के प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाले हैं। अगर हम देखेंगे कि ये सारा ट्रेंड ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका अलग पहलू भी है। जैसे हमने देखा कि जो भी स्टेट इलेक्शन हुए हैं उस सारे स्टेट्स ने जो लड़की बहना और जो सारी वेलफेयर पॉलिसीज लाई थी उसके वजह से भी बहुत सारा आउटले हो रहा है। उसके वजह से उनको बढ़ाना पड़ेगा रेवेन्यू। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेंड भी करना है, जैसे अंकित जी ने कहा स्पेंड भी करना है, फिस्कल डेफिसिट भी नहीं बढ़ाना है। तो उसका एक रास्ता है जो गवर्नमेंट करंटली यूज कर रही है कि जो भी उनको स्पेंड करना पड़ रहा है, उससे जो डेट लेना पड़ रहा है, वो सारा भार वो स्टेट्स की तरफ डाइवर्ट कर रही है। जो हमने मनरेगा में देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि बॉस तुम्हारे स्टेट का काम है, तुम वो स्पेंडिंग का भार उठाओ। तो इस तरह से शायद फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट मैनेज करते। तो अभी सभी लोग ने फिस्कल डेफिसिट के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है, चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। फिस्कल डेफिसिट जैसे सभी लोग थोड़ा यहाँ पर घबराहट है कि हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए, तो लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी रेजिलियंट है, बिकॉज यहाँ पर दो फैक्टर सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप देखोगे तो मोर देन $700 बिलियन है, तो जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो फिलहाल है वो उतना बिगड़ा हुआ नहीं है।
एंड अभी इसमें आप दूसरी चीज़ एक ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंडिया में काफ़ी हाई डिमांड है कंजप्शन का। एंड जो लास्ट बजट वहाँ पर हुआ था, तो लास्ट बजट में आप देखोगे कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने इंडिया का जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की एंड टैक्स में थोड़ी बहुत वहाँ पर उन्होंने ढील दी थी। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि जो भी हमारा फॉरेन डील हो रहा है तो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको नैरो करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर आप एक लॉन्ग फ्यूचर के बारे में अगर बात करेंगे कि अगर आप एक फ्यूचर जो इंडिया का है यहाँ पर काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ है। एंड आप दूसरी चीज़ इसमें देखना चाहोगे कि आगे हमें मर्जर एंड एक्विजिशन पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा। जैसे जो लोकल कंपनीज होती है अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड अभी अगर हम देखेंगे जो बजट के दिन ट्रेडिंग होगी तो आपको दोनों चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि इंडिया जो भी मतलब इंडियन पार्लियामेंट में जो बजट पेश होगा तो आप पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, बिकॉज उसके वजह से थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है। रीज़न ये है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, टैरिफ्स है, जिसके वजह से आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा हलचल है एंड मार्केट में वोलेटिलिटी भी है एंड कई दिनों से हम देख भी रहे हैं। तो वहाँ पर हम दोनों ओर देख सकते हैं। एक तो पहली बात है कि जो भी मैं कहूँगा कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो 6-7% की ग्रोथ यहाँ पर बताई गई है। तो ऑब्वियसली सभी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव पॉइंट होता है तो हम उस ओर भी देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़ी फंडामेंटल्स की, और यहाँ पर हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है फ्रॉम द रिसर्च टीम। बट जो कैमरा के पीछे खड़ा है, हु इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ क्वांट्सएप, जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तब मेरे पास आकर उसने एक ही चीज पूछी कि बजट के दिन पर जाकर कॉल बाय करूं या पुट बाय करूं। तो एक रेगुलर ट्रेडर के लिए आई हैव रियलाइज्ड कि द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज भाई ट्रेड क्या करे। तो उस तरफ आते हैं हम कि क्या डेटा पॉइंट्स हम देख सकते हैं, व्हाट डज द मार्केट स्ट्रक्चर लुक लाइक, एंड उस दिन पर जाकर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो राहुल, आप हमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रिलेटेड आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो शेयर करने वाले थे, प्लीज। इस बार का बजट और उसके अराउंड जो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स जो बन रहे हैं वो थोड़े से अलग हो रहे हैं और थोड़े से स्पेशल भी है, क्योंकि हमने पहले क्या ऑब्जर्व किया है कि बजट आते आते ऑप्शन एक्सपेंसिवनेस, ऑप्शन प्राइसेस का एक्सपेंसिवनेस बढ़ जाता है। दैट मींस इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि कभी कभी इंप्लाइड वोलेटिलिटी 38 तक गई है, 30 तक गई है, लास्ट ईयर वो 20 तक गई थी। लेकिन इस बार इंप्लाइड वोलेटिलिटी ने जो ब्लेंडेड इंप्लाइड वोलेटिलिटी यानी एवरेज ऑफ ऑल द एक्सपायरीज वो हार्डली 14 तक गई है, विच इज सो सरप्राइजिंग। और जो हमारे 3 फरवरी का जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी सिर्फ 16 तक गई है, जो लास्ट टाइम अबाउट 25 थी। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज क्यों आ रहा है वो हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके पहले लास्ट 2 साल के पहले जब भी बजट आता था तब एक न्यू पॉलिसी चेंज, नया पॉलिसी चेंज होता था, कुछ शॉक मिलता था। इस सब के वजह से लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता था कि कुछ एक बड़े मूव्स आएंगे। लेकिन लास्ट 2 सालों से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहा है जो भी वो पॉलिसी चेंज करना चाहती है, बी इट जीएसटी रिलेटेड पॉलिसी चेंज, बी इट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉलिसी चेंज, उसका इंफॉर्मेशन डिसिपेशन बहुत पहले से होते आ रहा है। तो उसके वजह से बजट में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, उसका विजिबिलिटी शायद सबको पहले से ही है, शॉक नहीं आ रहा है। और इसीलिए इस बार का इंप्लाइड वोलेटिलिटी मे बी सिर्फ 13 ब्लेंडेड 13 गया है और वीकली इंप्लाइड वोलेटिलिटी 16 गया है। तो जो भी लोग पहले बजट के इवेंट आने के बाद वॉल शॉर्ट करने का बात करते थे या फिर हायर वॉल होगा तो हम फ्लाई कर देंगे, कॉन्डर, शॉर्ट कॉन्डर कर देंगे, ये सब सोचते थे, उनको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और एक्चुअल बजट के दिन जब बजट स्पीच चालू होगा उसके आधे घंटे में हम जेन्युइनली देखना पड़ेगा आईवी कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद स्ट्रेटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। अब फर्दर मुझे जानना है ओपन इंटरेस्ट के बारे में कि ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, नेमली ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अंकित हैज अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस ऑन दैट। चलिए पहले आईवी की बात करेंगे। ये तो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपने बोला है। एंड इसका एक इम्पैक्ट इसलिए भी है बिकॉज नाउ एवरीवन नोस कि क्या चल रहा है मार्केट में, राइट। छोटी से छोटी न्यूज़ है, आप लोगों को बहुत जल्दी पहुंच जा रही है। एंड आईवी को हम एक तरीके से फेयर ही बोलते हैं कि राइटर्स का फेयर है, राइट। तो अगर सभी चीज पहले से ही पता चल जा रही है तो दैट इज ऑब्वियस कि मार्केट में जो डर है वो पहले ही खत्म हो जाता है, बिकॉज नाउ पीपल हैव एक्सपेक्टेशन कि क्या ऑलरेडी होने वाला है, किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। तो कुछ चीजें इंटरिम बजट में ऑलरेडी डिस्क्लोज हो जाती है यूनियन बजट आते आते।
देन देयर आर मल्टीपल चीजें जो वी हैव डेरिवेटिव डेटा हम वहां से डिकोड कर लेते हैं, तो इसीलिए आईवी पहले ही ड्रॉप हो रही है। अब चलिए, ये तो हमने बजट से पहले की बात करी, थोड़ा सा बजट के बाद की बात करते हैं। अब मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पीसीआर का डेटा था, दैट इज द पुट और कॉल का जो हम ओपन इंटरेस्ट का रेशियो लेते हैं, एंड मैं देख रहा था करीबन 2021 से, तो 2021 में फर्स्ट फैब के दिन पे ये जो पीसीआर था ओपन इंटरेस्ट का, दैट वाज 1.4, राइट, एक एवरेज से काफी ऊपर, और जब जब इसके अराउंड गया है तो थोड़ा सा हमें पीसीआर वहां से फॉल करता हुआ दिखा। 2022 की बात करें तो दिस वाज 0.9 और करीबन 2 दिन के बाद ये 1.1 पे इसका पीसीआर शिफ्ट हो गया था, जो कि काफी एक्सट्रीम लेवल है अभी तक निफ्टी के लिए। देन इसके बाद 2023 की बात करें, इस टाइम पे थोड़ा लोअर वैल्यू पे ट्रेड करा था 0.6, बट 2 दिन बाद देखोगे तो अगेन 1.2 का लेवल हमें यहाँ पे दिखा। 2024 की बात करें, फर्स्ट फैब को 1.2 था एंड 2 दिन बाद आप जाके देखोगे तो अगेन पीसीआर इंक्रीज हुआ है एंड देन वहां से फॉल है। एंड सेम चीज आपको 2025 में भी मिली है। पीसीआर फर्स्ट फैब के दिन 0.8 था, 2 दिन के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एंड उसके बाद आपको उस एक्सट्रीम पॉइंट से एक फॉल देखने को मिला। ओवरऑल कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर बजट के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, बट 2 दिन के बाद जो मार्केट है वो आपको कहीं ना कहीं एवरेज प्राइस से बहुत दूर देखने को मिल रहा है, राइट। चाहे वो लोअर साइड पे भी हो सकता है अगर मार्केट बेरिश रहता है, पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे अगर मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो जाता है। बट द थिंग इज दैट कि करीबन 2 दिन के बाद बजट के आपको मार्केट थोड़ा सा साइडवेज इधर रिवर्सल देता हुआ दिखाई दे सकता है एज पर द पास्ट डेटा, राइट। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज कैसी लग जाए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो थीटा है उसको उसका फायदा यहाँ पे उठाने की कोशिश करेंगे एंड वी नो कि एक शॉर्ट टर्म पे मूव्स मार्केट पक्का देगा, राइट। तो आई थिंक अगर स्ट्रैटेजी की बात करी जाए आफ्टर मार्केट थोड़े दिन बाद, आई थिंक कैलेंडर स्प्रेड्स कैन बी देयर, राइट। वो स्ट्रैटेजीज आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट के अंदर, एंड दैट इज व्हाट द पीसीआर डेटा इज सजेस्टिंग अस फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ हैंड इन हैंड वॉल्यूम भी लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, तो वॉल्यूम एक्सपर्ट हमारे साथ है धर्मेंद्र, प्लीज कंटिन्यू विद दैट। सो यहाँ पर अभी अंकित जी ने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात की, तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब बजट हम सुनते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ऑप्शन बायर्स हैं खास करके उनके लिए अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन चेंज जो है उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र रखना पड़ेगा। सिंस जैसे राहुल जी ने बताया कि आईवी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है जब भी कोई इवेंट आता है, जिसकी वजह से प्रीमियम काफ़ी महंगे हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे कि वॉल्यूम जो स्पेकुलेशन होता है तो वहाँ पर वॉल्यूम का सबसे बड़ा रोल होता है। तो वॉल्यूम किस ओर इंक्रीज हो रहा है, सडनली आप देखोगे कि स्पाइक मिलती है, चेंजेस वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। सो वॉल्यूम यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करेगा। जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट्स आएगा बजट में तो यहाँ पर आप देखोगे नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट दोनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कॉल की तरफ या फिर पुट की तरफ वहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। तो एक कंटिन्यूसली अगर आपको दिखेगा कि सस्टेन ग्रोथ अगर जिस तरफ वॉल्यूम में मिल रहा है उस तरफ हम देखेंगे कि ट्रेड हमें बनने के आसार रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें काफ़ी प्रिकॉशन से जाना पड़ेगा। जैसे कि हेजिंग स्ट्रैटेजी से आप जाते हो तो आपकी जो भी लॉसेस हैं वो डिफाइन रहते हैं। जब ऑप्शन बाइंग हम करते हैं तो जाहिर सी बात है जितना हमने प्रीमियम पे किया वो ज़्यादा लॉस रहेगा, बट हम वैसे सोच के चलेंगे तो हमारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप एटीएम पे फोकस फिलहाल मत करिए, एटीएम एंड आईटीएम ऑप्शन वहाँ पर रहने दीजिए। थोड़ा सा आप ओटीएम पर जाइए, थोड़ा सा इन द सेंस कि थोड़ा 2-4 स्ट्राइक अगर ऊपर हम जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं, कॉल और पुट हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लॉसेस के चांसेस मैं कहूँगा कि थोड़े कम रहेंगे एंड जो प्रॉफिट भी रहेगा उसी हिसाब से मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे मोमेंट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, बजट का दिन है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, तो प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू लॉसेस जब हम ओटीएम के ऑप्शन पे यहाँ पर जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं थोड़े सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स की तरफ। तो श्लोक हैज हैड अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस देयर, तो श्लोक प्लीज शेयर देम। सो यस वरुण, सबसे पहली बात तो मैंने 4 सेक्टर्स की बात कर दी एसबी के साथ, दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, आपकी एनर्जी सेक्टर एंड हमने बात की थी मैरीटाइम सेक्टर्स की। तो ये जो 4 सेक्टर्स है इन पे फोकस बहुत टाइम से रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बजट में शायद इनको एलोकेशन मिलना चाहिए। एंड एज वी नो, मैंने आपको स्पेसिफाई भी कहते हैं कि डिफेंस सेक्टर्स में जो स्टॉक्स है लाइक BEL, HAL, इनको काफी ज्यादा डील्स ऑलरेडी देखने को मिली है, बट आपने खुद ने न्यूज में सुना होगा कि इनको कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं एंड दे आर गेट टू डिलीवर इट। तो पहली बात ये।
एंड दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, एनर्जी सेक्टर काफी फोकस पर लग रहा है। आप भी जानते हैं कि कमोडिटीज की डिमांड ऑलरेडी इन्फ्लेट हो चुकी है एंड बहुत ही तगड़ी डिमांड ऑल ओवर द ग्लोब बनती हुई नजर आ रही है, राइट। एंड इसी वजह से एनर्जी सेक्टर में मुझे लगता है बहुत आपका फोकस रखना चाहिए, स्पेशली आपकी ईवी बैटरीज में जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, लाइक केपीआई फिनटेक हो गई, आपकी वारे एनर्जीज हो गई, जो ग्रीन एनर्जीज पर भी काम करते हैं, उन पर भी आपको फोकस करना जरूरी है। नॉट ओनली दैट, सोलर एनर्जी पर जितने भी स्टॉक्स है उन पर भी आपको फोकस रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये 3-4 सेक्टर्स है जो मुझे लगता है इन पे आप फोकस रखिए एंड ये सारे स्टॉक्स पर आप अपना ध्यान देकर चल सकते हैं। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसी में कि बजट रिलेटेड नहीं है, लेकिन अराउंड बजट हमारा जो जैसे अंकित जी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत अच्छा डील हो चुका है, तो उस डील के वजह से ऑटो सेक्टर शायद प्रेशर में आने का बहुत चांस है। यस। तो जो बजट की वोलेटिलिटी है वो एक बार खत्म होने के बाद अगर ऑटो सेक्टर आपको ऊपर की तरफ मिले तो आपके की ऑटो जो हमारे प्लेयर्स है उसका डेरिवेटिव डेटा देखिए। जब भी डेरिवेटिव डेटा आपको बेरिश लगे, बीट इन पीसीआर, आपका सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी में हो गया या फिर प्राइस ओवर रिलेशनशिप में हो गया, जहां पे भी नेगेटिव दिखे वहां पे आप ऑटो सेक्टर में बेरिश ट्रेड लेके जा सकते हो और अपना रिस्क कम करने के लिए स्प्रेड्स का यूज कीजिए, और आई थिंक दैट विल बी अ बेटर सेक्टर टू ट्रैक। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड मोर इन दिस। तो जैसे ईयू के साथ हमारा, आप सभी जानते हैं, अनवित जी ने भी स्टेट करा है कि डील ऑलरेडी हो चुकी है, फर्स्ट डील मतलब ऑडीज जिसे हम कह रहे हैं, तो उसमें ऑटो सेक्टर्स के लिए इवन वो एक रिलीफ देखने को मिल रहा है कि हाँ हमें इतना टैक्स एग्जेम्प्ट है। पर अगर आप एक्चुअली में इन डेप्थ स्टडी करेंगे ये चीज का, तो जितने भी एग्जेम्प्ट्स मिले दोज आर ऑन द लोअर एंड क्लासेस, यानी कि जो मॉडल्स जो सस्ती मिलती हैं या बिकती है मार्केट्स में, उन पे टैक्स का काफी अच्छा आपको एक रिलीफ देखने को मिला है। बट यस, लग्जरी कार्स पर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। सो बेसिकली काउंटर इफेक्ट यहाँ पे बैठता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है, एज राहुल जी ने भी कहा है कि ऑटो सेक्टर पे थोड़ा फोकस रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आफ्टर द बजट। सो आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो अभी भी मेरा जो सिंपल सा क्वेश्चन था कि बजट के दिन पर एक रेगुलर ट्रेडर ने क्या करना चाहिए, तो लेट्स से आई एम अ रेगुलर ट्रेडर, मैंने क्या करना चाहिए, उसका जवाब मुझे अब तक मिला नहीं है। तो मैं एक सिंपल टर्म्स में शो ऑफ हैंड्स पूछना चाहूंगा कि बजट के दिन पर या हो सकता है बजट के बाद 1-2 दिन जब वीकली एक्सपायरी तक, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? सो शुड वी गो फॉर नेकेड ऑप्शन बाइंग और शुड वी गो फॉर अ लिटिल बिट मोर सेफर साइड, हम थोड़े स्प्रेड्स डिप्लॉय करें, मे बी क्रेडिट स्प्रेड्स, डेबिट स्प्रेड्स? तो मुझे बताइए यहाँ पर, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज फाइन जेंटलमेन्स, आप लोग नेकेड बाइंग कितने लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पर? तो प्लीज शो ऑफ हैंड्स। देखिए, नेकेड बाइंग, यस यस, और नेकेड बाइंग हमारे पास जो नेकेड बाइंग प्रेफर कर रहे हैं, एंड बाकी 2 लोग, आई एम अज्यूमिंग स्प्रेड्स। ठीक है, ओके स्प्रेड्स, ठीक है, ओके। राहुल, मैं जानना चाहूंगा आपका लॉजिक क्या है इसके पीछे? सो लॉजिक 2 प्रकार का है। एक, हमेशा आईवी बढ़ी हुई रहती है, इस बार आईवी बढ़ी ही नहीं है। अगर मैं आईवी, एक आपको काम करना चाहिए, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी, जब वो स्पीच पढ़ेंगी, तो अगर आईवी तब शूट हुआ और हमें देखा कि 1 घंटे में आईवी शूट अप हो रहा है, तो हम आईवी शॉर्ट करने वाले स्प्रेड्स पे जाएंगे, यानी क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, ओके। और एल्स प्रोफेशनल्स नॉर्मली क्या करते हैं कि बजट के टाइम, जब बजट का स्पीच चालू होता है, पहले आधा घंटा रुकते हैं, जब भी आईवी फॉल होना चालू होता है तब वो कॉल पुट शॉर्ट करते हैं, गैमा स्कैल्पिंग करते हैं, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर, और वो रियलाइज्ड वोलेटिलिटी से प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस बार वो आईवी बढ़ा ही नहीं है, करेक्ट। तो क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे, करेक्ट। तो हमें क्या करना है कि पहले ऑब्जर्व करना है कि आईवी के साथ क्या हो रहा है, उसके बाद अपना डिसीजन लेना है। बट नॉर्मली आई प्रिफर स्प्रेड्स। ओके, दैट्स वन। धर्मेंद्र, व्हाई डू यू प्रेफर ऑप्शन बाइंग? देखिए, इस दिन क्या होता है कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो हम ओटीएम का ऑप्शन लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी देगा। एंड जैसे श्लोक जी से एक बार मैं डिस्कस कर रहा था, तो श्लोक जी ने बताया कि ओटीएम का जो ऑप्शन है वो आईटीएम भी बन सकता है, एंड इसमें इस तरीके का वोलेटिलिटी मिलता है। एंड आप ये भी देखोगे कि इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स में खास करके जो जिस दिन बजट है उस दिन मैं इंडेक्स में ज़्यादा ट्रेड करूँगा। एंड आफ्टर बजट मैं कहूँगा कि जो ग्रोथ कंपनीज है, जैसा श्लोक जी ने अभी सेक्टर वाइज बताया था, जिस कंपनीज में कुछ पॉजिटिवनेस मुझे दिख रही है, तो उसमें मैं बाइंग की ओर से जाऊँगा। ठीक है, नेकेड ऑप्शन बाइंग। नेकेड, ऑलराइट, परफेक्ट। अंकित, आपका व्यू लेना चाहूंगा इसके ऊपर। बिल्कुल, स्टॉक्स में बहुत अच्छे मोमेंटम्स आपको मिल सकते हैं एज पर जिस भी तरीके के बजट आएंगे, जिस भी तरीके के स्टेटमेंट्स वहाँ से रिलीज होंगे, तो बिल्कुल स्टॉक्स में काफी अच्छे मूवमेंट्स मिल सकते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं इंडेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, तो मेरे ख्याल से द मार्केट विल मूव जैसे जैसे आपके बजट के स्टेटमेंट्स डिलीवर होंगे
एंड खास तौर पे रिटेलर्स, जैसे कि यहाँ पे राहुल जी ने भी कहा, रिटेलर्स विल रिएक्ट टू इट। वो हमेशा से होते हुए है, वो इस बार भी होगा। तो छोटी छोटी न्यूज पे आपको बड़े बड़े रिएक्शंस दिखेंगे, खासतौर पे रिटेलर्स के। इफ देयर विल बी एनी न्यूज जो आपके रेगुलेशंस को टच करेगी, या फिर आपके फाइनेंस को टच करेगी, या फिर जहाँ पे कंजप्शन को टच किया जाएगा, वहां पे बड़े मूव्स आपको बिग इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यस, गामा स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी। एंड ये अपॉर्चुनिटीज करीबन जितना हमने पास्ट में देखा है 10 साढ़े 10 बजे के अराउंड पे आपको मिलती हैं। आफ्टर 2 PM अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो मैं प्रॉपरली वहां पे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बेच के चलना चाहूंगा। उसका एक रीजन ये भी है बिकॉज संडे को हमारा बजट यहाँ पे आ रहा है, एंड जब से ट्यूसडे एक्सपायरी हुई है तो हमें एक हैवी थीटा देखने को मिलता है मंडे, खासतौर पर ऑन ट्यूसडे ऑल्सो, तो वो भी यहाँ पे रहेगा। एंड इससे पहले मैंने एक OIPCR का डेटा शेयर किया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि करीबन मार्केट में आपको बड़े मूव्स दिखते हैं बट एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद मार्केट इधर साइडवेज या फिर रिवर्सल आपको शो करता है, राइट। तो जस्ट टू बी सेफ इन द मार्केट, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को स्प्रेड्स के साथ आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। एंड फाइनली श्लोक, आपका जस्टिफिकेशन, आप नेकेड बाइंग क्यों करना चाहोगे? सो बेसिकली नेकेड बाइंग की यहाँ पे जो एक्चुअली एक व्यू रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बिकॉज सबका अपना अपना व्यू है। बट जब आप भी ट्रेड करें तो आपको एक दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली ट्रेड क्या करना चाहते हैं एंड क्यों करना चाहते हैं। आपके ये जो 2 सवाल है, अगर ये आंसर हो जाते हैं तो आप इमीडिएटली समझ पाएंगे कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, जब आप बाइंग करे से, मैं और धर्मेंद्र जी ने अग्री करा इस पे, सो बाइंग का हमारा व्यू ये है कि हम छोटे मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करें, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, वॉल्स आर ऑलरेडी हाई वो टाइम पे, बिकॉज फ्लक्चुएशंस बहुत मिलेंगी। तो मेरे टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस बहुत टाइट रहने वाले, दैट इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर। तो अगर आपको 1 लॉस हो जाता है या 2 लॉस हिट होते भी है तो आपको कंपल्शन नहीं कि बार बार ट्रेड करना जरूरी है। वेट करिए, रुकिए, देखिए एंड उसके बाद वापस ट्रेड करने की सोचिए। जब आप नेकेड बाइंग कर रहे हैं तो स्प्रेड है तो ऑब्वियसली आपका रिस्क मैनेज्ड है, बट जब आप बाइंग करने पे फोकस करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके एनालाइज करके फिर ट्रेड लीजिए, बिकॉज मार्केट अपॉर्चुनिटीज तो देगा ही। तो ये चीज का आपको जरूर ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है। तो एज अ रिटेल ट्रेडर, जो मेरा कोर सवाल था कि हमने कॉल बाय करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए, या बुलिश जाना चाहिए, बेरिश जाना चाहिए, इसका तो कोई जवाब मुझे मिला नहीं है। तो बिल्कुल ही वक्त बर्बाद किया आपने मेरा यहाँ पर। तो दैट्स इट फॉर मी। वरुण भाई आओ ना, इट्स अ ग्रुप डिस्कशन यार। उधर आके कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, हो ही नहीं रहा है वहाँ पर। बताएंगे भी, सब बताएंगे मार्केट कहाँ जाएगा। प्लीज कम ना यार, ऐसे नहीं। वरुण भाई क्या नोविस ट्रेडर की तरह बात कर रहे हो? और सुनो, ये परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता, बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। कैसा बजट आएगा वो देखेंगे, मार्केट की कंडीशन देखेंगे, सब कुछ जानेंगे और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये डिस्कशन? आई होप हम लोगों के साथ आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। ऐसे ही और ज्यादा हम डिस्कशंस लाते रहेंगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे यहीं पर। तो गेट सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। सो यह रहा हमारा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन, ये रही हमारी कॉन्सेप्ट की रिसर्च टीम। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस डिस्कशन। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज बजट डे। आई होप आप लोगों का जो बजट का दिन है बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा। नमस्ते वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।